नमस्कार एंड नियुक्ति फ्यूचर फेस्ट 2026 लॉर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी और दीपसरू यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो पा रहा है, उसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स इस लॉर्ड संस्थान के चेयरमैन और हमारे दीपसरू के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार और हमारे इस पूरे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर जो वंदना अरोरा सेठी मैडम और हमारे फार्मेसी काउंसिल इंडिया के मेंबर विभू साहनी जी, दिल्ली के डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर राजीव भार्गव जी और हमारे वाइस चांसलर, मैं पहले से भी उनसे परिचय में हूँ, अच्छे फार्मेसी फील्ड में अच्छा योगदान रहे हैं, प्रोफेसर रविचंद्रन और हमारे मेंटर डॉक्टर जीएन सिंह, क्योंकि जीएन सिंह के साथ जब मेरी पहली मुलाकात हुई, जब हमने यूपी में फार्मा का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, उसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी जी भी आए थे और उस टाइम उनका जो विज़न था और मैंने जो प्रपोज़ किया था कि यूपी में फार्मा यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा देश का पार्ट है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतना अच्छा मैन पावर है, उसका स्किल मैन पावर बना सकते हैं। तो मैंने बोला कि आपके स्टेट से कहीं दूसरे स्टेट में लोग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके स्टेट में कैसे स्किल मैन पावर फार्मासिस्ट बना सकते हैं, इतनी इंडस्ट्री है। मैन योगी जी ने बहुत फार्मा पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, API पार्क, मतलब पूरा उनका विजन है, तो उनके साथ कैसे हमारे फार्मेसी इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा मिले। तो उन्होंने उस टाइम में भी अच्छा सहयोग किया था और पूरा यूपी को और उत्तम प्रदेश बनाने का उन्होंने संकल्प लिया था और इसी कारण मुझे लगता है कि यूपी में फार्मेसी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है और फार्मेसी एजुकेशन आगे बढ़ रहा है। तो उनके भी सलाहकार डॉक्टर जीएन सिंह थे। तब से मतलब मैं, क्योंकि उस टाइम के जो ड्रग कंट्रोलर जीएन सिंह थे, उनका भी नाम ऐसा था कि वो प्रोमिनेंट थे और उसकी जो गाइडेंस पे यूपी पूरा डेवलप हुआ है, तो मुझे लगता है कि उनका भी योगदान यूपी में अच्छा रहा है। और हमारे DDC श्री रोहित वाजपेयी जी, ड्रग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट NCT और बाकी सारे इंडस्ट्री के, बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग आए हुए हैं, क्योंकि स्पेशली थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि आपके बिना ये प्रोग्राम बहुत ही कोई मायने ही नहीं रखता, लेकिन आप लोग इतनी दूर से ओवर द नाइट ट्रैवल करके या तो अपनी जो इंडस्ट्री है जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ से परमिशन लेके या तो कंपनी ने आपको भेजा है, तो मैं उन कंपनी के चेयरमैन और उनके जो मैनेजमेंट है सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बच्चे जो जितने, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन नौकरी लेना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, सब लोगों को फेस करना पड़ता है, चाहे मैं हूँ, चाहे मैडम आपके बैठे हों, चाहे जितने भी लोग स्टेज पे बैठे हैं, सबको ये फेज आता ही आता है। लेकिन वो आपकी एक्सपर्टीज और आपकी स्किल्स है, कैसे आप आगे बढ़ते हो। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी इतनी दूर से आए हो ओवर द नाइट ट्रैवल करके कि कुछ अच्छा आपकी लाइफ और आपका कैरियर बने। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि इस नियुक्ति के में आपको अच्छी जॉब मिले और नहीं भी मिले तो भी आप अच्छा बिजनेस करें, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि जॉब मिलना ही फाइनल डेस्टिनेशन होता है। तो भगवान ने कुछ और लिखा होता है, तो आपको और अच्छा करने के लिए मौका मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि नियुक्ति कार्यक्रम में आप सभी लोग आए, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, स्पेशल थैंक्स, क्योंकि मैंने अब पहले भी बोला कि इंडस्ट्री के लोगों को एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बोलाना बहुत बड़ा टास्क होता है। वो टास्क ईजी नहीं है, क्योंकि इतने सारे फ़ोन कॉल्स करना, फॉलोअप्स लेना, उनका कंफर्मेशन लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है। उसके लिए दोनों संस्थान को मैं धन्यवाद देता हूँ और आगे जाके भी आप अच्छा ही काम करते रहे, क्योंकि पिछले 10 साल से तो आप कर ही रहे हो, लेकिन और इसको कंटिन्यू करिए और पूरे देश लेवल पे इसको कैसे ले जाया सकता है, इसके लिए भी हम बात करेंगे। तो आज के नियुक्ति, क्योंकि मैं भी एक फार्मासिस्ट ही हूँ, मतलब PCI प्रेसिडेंट भी एक फार्मासिस्ट होता है, आप भी फार्मासिस्ट हो, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब फार्मासिस्ट होने के बाद हमारी कुछ ड्यूटियाँ रहती है। मतलब क्या होता है, मतलब आपको पता है कि बहुत सारे देश में मतलब इतना डेवलपमेंट चल रहा है, अगर हमारे फार्मेसी के बच्चे हैं
उसमें तालमेल नहीं मिलाएंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। और जो बीएससी और बाकी के फील्ड में जो बच्चे और साइंस ग्रेजुएट में पढ़ते हैं वो लोग कम पढ़ते हैं और एक ही तरह का जैसे पढ़ते हैं, इसीलिए उनकी इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। लेकिन हमारे फार्मेसी के बच्चे मल्टी पढ़ते हैं, मतलब सारा उनको पता है, मतलब बॉडी का ह्यूमन एनाटॉमी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन, रिसर्च, मतलब पूरी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सारा पता होता है। लेकिन हमारे बच्चे, क्योंकि आज इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे कम सैलरी वाली जॉब मिली, अब मैं कैसे करूँगा, क्योंकि इसलिए मैं आपको हाईलाइट दे रहा हूँ कि इंडस्ट्री की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, मैं क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग मुझे मिलते हैं, तो इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम है कि हमारे जो फार्मासिस्ट के पास टैलेंट तो है, लेकिन जो एक जगह पे नौकरी करके 1 साल 2 साल 3 साल जो आपकी सस्टेनेबिलिटी है वो आपकी नहीं है। इसीलिए फार्मा इंडस्ट्री फार्मेसी के बच्चों को कम लेना प्रीफर करती है। अगर आप सस्टेन करोगे तो आपका लेवल और 3 साल के बाद आपका ग्रोथ एक साइंस ग्रेजुएट बच्चे से भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमारे बच्चे जो आप बिजनेस भी करोगे तो भी 3 से 5 साल लगते हैं, अगर नौकरी भी करोगे तो भी 3 से 5 साल लगने ही लगने स्टेबिलिटी आने में। तो मैं चाहता हूँ कि आज के इस नियुक्ति कार्यक्रम में आपको जैसे भी जॉब मिले, कम सैलरी ज़्यादा सैलरी, लेकिन आप एक ही जगह पे कम से कम 2 साल 3 साल काम करोगे तो आपकी जो रिज्यूम और जो बायोडेटा बनेगा उसमें आपकी जो स्टेबिलिटी है, क्योंकि कोई भी रिज्यूम देखता है कि जब भी आप नौकरी चेंज करोगे भी ये आदमी की कहाँ पे कितना ईयर्स काम किया, तो 6 महीने में चेंज किया तो इसको मत लो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में आएगा 6 महीना काम करेगा, सीख के चला जाएगा। ऐसे ही मतलब एक इंडस्ट्री की जो भी रिक्रूटर्स होते हैं या तो कोई भी बिजनेसमैन होता है उसका थॉट प्रोसेस होता है कि मैं कम स्टेबिलिटी वाले आदमी को है तो स्किल मैन पावर को मत लो, क्योंकि उसकी कंपनी का बहुत सारा डे टू डे वर्क हैम्पर होता है। आज मैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन हम भी फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट जब भी हम करते हैं हम भी वही देखते हैं कि कितने साल तक वो काम कर रहा है और कौन सी संस्था में कितने समय तक वो रहा है। अगर हम 6 महीने के लिए देंगे तो हमारी सिस्टम में सेट होने से पहले ही चेंज हो जाएगा, तो हमारा डे टू डे वर्क इफेक्ट हो जाएगा। इंडस्ट्री का इफेक्ट होगा तो उनको तो करोड़ों और लाखों का लॉस हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि आपकी इम्पोर्टेंस कितनी है सिस्टम में, लेकिन आप अपनी खुद की इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हो और आप समझते हो कि इंडस्ट्री की नीड्स है इसलिए हमको नौकरी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपकी खुद की कैपेबिलिटी है, आप अच्छा काम करिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस जितने भी बच्चे बैठे हैं कम से कम जैसे भी जो रोजगारी मिले, जैसे भी जॉब मिले, आप कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल मिनिमम एक जगह पे ही काम करिए, ज़्यादा नौकरी चेंज कर रही मत। और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग बिजनेस में आए, क्योंकि मैं गुजरात से बिलोंग्स करता हूँ। तो जब भी मेरा गुजरात फार्मेसी काउंसिल का प्रोग्राम होता है तो मैं कभी नौकरी पे बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ बिजनेस पे। तो मैं आज नियुक्ति प्रोग्राम में भी बोलूँगा अगले साल आप एक ऐसा सेटअप अलग से करिए कि जो बच्चों को बिजनेस करना है, तो चाहे फार्मेसी स्टोर खोलना है, चाहे इंडस्ट्री खोलनी है, चाहे कंसल्टिंग फर्म खोलनी है, चाहे रेगुलेटरी फर्म खोलनी है, कुछ भी करना है तो उसके लिए अलग से आप उनको ट्रेनिंग सेशन दीजिए इसी फार्मा नियुक्ति प्रोग्राम में, जिससे हमारे फार्मासिस्ट और रोजगारी लेने वाले नहीं देने वाले बने। क्योंकि इधर 55 इंडस्ट्री और ज़्यादा इंडस्ट्री के लोग आए हैं, अगर वो लोग भी कुछ गाइडेंस करके जाएंगे हमारे बच्चों को तो उनको भी कहीं ना कहीं रोजगारी मतलब पैदा करने वाले लोग मिलेंगे और हमारे फार्मासिस्टों को और फ़ायदा मिलेगा। तो क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपको पता है कि बहुत सारे बोलते हैं कि हमको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला तभी हम फार्मेसी में आ गए हैं। बहुत सारे बी फार्मा के बच्चे ऐसे बात करते रहते हैं कि मैं थोड़े से मेरिट से रह गया इसीलिए मुझे फार्मेसी में एडमिशन लेना पड़ा, क्योंकि उनकी फादर और मदर फादर की पेइंग कैपेसिटी उतनी होती नहीं कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वो नौकरी पढ़ सके। तो अगर आप फार्मेसी करने का खर्चा भी गिनो डिप्लोमा का तो हार्डली 1 लाख 2 लाख है, मैक्सिमम 2 लाख है। अगर बी फार्मा का एजुकेशन सिस्टम मान लीजिए मिनिमम 1 लाख भी हायर साइड अगर पकड़ लीजिए आपका एजुकेशन पर ईयर का कॉस्ट है तो मैक्सिमम 4-5 लाख से ज़्यादा कोई बी फार्मेसी की कोई फीस नहीं है। हाँ, बड़े यूनिवर्सिटी बड़ा कैंपस उनका जिनको मोह आया वो 2-2 लाख रुपया फीस लेके भी पढ़ते हैं, लेकिन जो जेन्युइन इंस्टीट्यूशन है उनकी 1 लाख रुपया फीस है जो अच्छी तरह आपको पढ़ाएंगे।
तो एक 5-6 लाख में आपकी बी फार्मेसी हो जाए। अगर आप एम फार्मा करना चाहो तो फिर से 1-2 लाख, मान लीजिए 7-8 लाख में आप एम फार्मा कर लेते हो और 4 साल आपका बी फार्मा का हो गया, 2 साल आपके एम फार्मा का हो गए, तो टोटल 6 ईयर्स हो गए। अब आप MBBS करने जाओ तो कितने साल लगते हैं आप सबको पता है, मिनिमम 6 साल तो कहीं नहीं गए। फिर PG करो तो मतलब आपको प्रैक्टिस करते करते 10 साल आपकी ज़िंदगी के चले जाते हैं। मतलब आपकी जितनी भी एज है उसमें से 10 साल आपके एजुकेशन में ही चले जाएंगे, चाहे प्रैक्टिस करने में चाहे सीखने में। और उसके बाद अगर आपकी जॉब मिलेगी तो कोई बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने के लिए आपको मिलेगी, या तो खुद का अगर मेडिकल या तो खुद की हॉस्पिटल करनी है तो करोड़ों रुपीज़ लगते हैं। लेकिन हमारा फार्मेसी का बच्चा 6 साल एम फार्मा तक पढ़ ले, और मुझे लगता है कि हमारी जितनी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी और बैंकिंग सिस्टम में फैसिलिटी फार्मा इंडस्ट्री को दिया है, अगर आप छोटा सा बिजनेस भी कर लोगे तो एक डॉक्टर से भी ज़्यादा आप कमा सकते हो। आप समझो कम जो आपका पैसा डॉक्टर बनने के लिए कम से कम आपको मतलब जब पूरा MBBS और PG करोगे तो कम से कम मिनिमम 5-6 करोड़ रुपया का खर्चा चला जाता है। अगर यही 5-6 करोड़ में आपने एक साहस करके या तो आपने पूरा एक एंटरप्रेन्योरशिप लेके अगर आपने अपनी इंडस्ट्री या तो अपना खुद का कोई बिजनेस कर दिया तो आप एक डॉक्टर से भी ज़्यादा इनकम कर सकते हो, डॉक्टर से भी अच्छी लाइफ जी सकते हो। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ मैं? तो लेकिन आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे जॉब मिल जाएगी मैं अच्छा काम कर लूँगा, ऐसा नहीं है। आप बिजनेस करोगे इतना ही एफर्ट्स जितना आपको नौकरी में एफर्ट्स लगाना पड़ता है उतना ही आपको इंडस्ट्री में लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी खुद जब मैं गुजरात फार्मेसी काउंसिल का प्रेसिडेंट था तो मैंने खुद से 2 साल फार्मेसी स्टोर चलाया, होलसेल चलाया, मार्केटिंग किया है, मतलब मैंने पूरा कामकाज किया है जिसमें ऐसा कोई ना बोल सके कि फार्मेसी में क्या होता है कि प्रेसिडेंट को पता ही नहीं। तो मैं सारा काम करके इधर आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के पास कैपेसिटी है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप पे अगर हम प्रोग्राम शुरू करवाएंगे तो आने वाले समय में हमारे फार्मेसी के स्टूडेंट इंडस्ट्री के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे और बहुत बड़े मतलब हर एक मेडिकल डिवाइस, API इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और बहुत सारी पैकेजिंग इंडस्ट्री, मतलब फार्मा इतना बड़ा वास्ट एरिया है कि आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी खुद आती है। अभी भी आप देख लीजिए भारत सरकार ने बहुत सारी API जो हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट मेडिकल डिवाइस में इंपोर्ट करते हैं वो सारे भारत सरकार ने स्कीम दे के रखी है कि अगर ये API कोई बनाएगा तो भारत सरकार उसमें सब्सिडी देगी या तो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो बहुत जगह पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे बी फार्मा करके, डी फार्मा करके या तो एम फार्मा करके अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करें और ऐसी जो मेडिसिन हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उन पे भी रिसर्च करें। या तो वही टेक्नोलॉजी आपको रिसर्च करनी है, कोई नई दवाई नहीं रिसर्च करनी है, आपको सिर्फ उसकी मेथोडोलॉजी ही रिसर्च करनी है कि इंडिया में कैसे सस्ती दवाई, सस्ता API, सस्ता मेडिकल डिवाइस, सस्ती कॉस्मेटिक बने। उतनी टेक्नोलॉजी अगर आपने डेवलप कर दी तो आप फार्मेसी में भी लीडर बन सकते हो। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हम बात कर सकते हैं, लेकिन समय मेरे पास आज कम है तो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन मैं नया एक थोड़ा आपको इंडस्ट्री के लोग बैठे हैं तो मैं नई बात करूँगा, क्योंकि अभी जो हमारा नया सिलेबस अभी हम बनाए, क्योंकि बच्चे तो पास आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी हम बी फार्मा में API का पार्ट डालने वाले हैं, क्योंकि उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बच्चे अब इंटरेस्ट लेना कम कर दिए हैं। एम फार्मा अभी हमारे फार्मा केमिस्ट्री में बंद होने लगे पूरे इंडिया में, तो अभी हम API का पार्ट और मतलब सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का भी पार्ट हमने रखा है। दूसरा है कि मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, आपको पता है कि MDR 2017 आने के बाद 5000 से ज़्यादा भी मेडिकल डिवाइस में अंदर प्रोडक्ट्स आ चुकी है। अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए, उनकी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि मेडिकल डिवाइस है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे उसमें भी पीछे ना हटे, उसके लिए हमने मेडिकल डिवाइस विथ उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने यूज़ किया है। और अभी नए सिलेबस में हर एक सेमेस्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी विथ फार्मास्यूटिकल सेक्टर, मतलब फार्मा सेक्टर में कैसे AI का यूज़ करके नई प्रोडक्ट और नया मेडिकल डिवाइस और तो नई मतलब
टेक्नोलॉजी को बना सकते हैं, वह पूरा रिसर्च कर सकते हैं, मतलब पूरा हमने उसको इंटीग्रेट किया है। और बाद में अभी बहुत सारे फार्मेसी बच्चे पढ़ने के बाद सोचते हैं कि हम इंडस्ट्री में काम करेंगे या तो हम खुद का बिजनेस करेंगे। लेकिन जो हमारे इंडिया का मेन इश्यूज़ है, फार्मास्यूटिकल एक फार्मेसी एक प्रोफेशनल कोर्स है, आप सबको पता है। जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे आपको पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल कोर्स है, एडवोकेट जो बार काउंसिल है वो भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। वैसे हमारा फार्मेसी भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन आज तक हमने उसको ट्रेडिशनल कोर्स मतलब ट्रेड बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि उससे हमारी इनकम होती है। तो मैं चाहता हूँ इसको हम प्रोफेशनल कैसे बनाएं, तो फार्मास्यूटिकल पेशेंट ओरिएंटेड प्रैक्टिस, पेशेंट काउंसलिंग करके कैसे आप दवा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 आने के बाद फार्मासिस्ट पेशेंट काउंसलिंग करके दवाई का पैसा ले सकता है, मतलब दवाई का पैसा नहीं ले सकता लेकिन काउंसलिंग का पैसा ले सकता है। जैसे डॉक्टर्स, आपको पता है कि डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस करते हैं मतलब उनकी कंसल्टिंग फ़ीस अलग होती है, ऑपरेशन थिएटर की फ़ीस अलग होती है, उनकी मेडिसिन का अलग होता है। वैसे हमारे फार्मासिस्ट अगर दवाई की, आपको पता है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आज के दिन में इतना बढ़ रहा है, ओवर द काउंटर मेडिसिन इतनी दवाई बेच रहे हैं, डॉक्टर्स ओवर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे फार्मासिस्ट को क्लिनिकल फार्मासिस्ट या तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो डेवलप हुआ है उसमें पेशेंट काउंसलिंग करके अगर हम हमारी फ़ीस और हमारी काउंसलिंग फ़ीस लेने का प्रयास शुरू करेंगे तो भारत देश में एक नया बदलाव आएगा। और पूरे विश्व में जो फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसा इंडिया के फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। लेकिन इस बात को कोई फार्मासिस्ट उल्टा ले रहा है, क्योंकि वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम दवाई, जैसे डॉक्टर्स ने क्लिनिक खोला वैसे हम फार्मेसी क्लिनिक खोलेंगे, दवाई लिखेंगे, पेशेंट को दवाई देंगे, तो उसका परसेप्शन अलग हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसका जो राइट पाथ है, आप पेशेंट काउंसलिंग करिए और दवाई लीजिए। मुझे लगता है कि जो ड्रग लाइसेंस भी हमारी ड्रग अथॉरिटी क्यों ग्रांट करती है, विदाउट फार्मासिस्ट करती नहीं, क्योंकि दवाई कैसे लेनी है, कौन सी साइड इफ़ेक्ट्स है, वो सारा काम हमारा है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप पेशेंट काउंसलिंग पे भी काम करिए। बहुत सारे फार्मडी के बच्चे हमारी बड़ी बड़ी जो अस्पताल है उसमें भी पेशेंट काउंसलिंग का काम करना शुरू कर दिए। तो एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट अभी हमने भारत सरकार में प्रपोज की है कि हर एक PHC, CHC और सिविल हॉस्पिटल्स और एम्स जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर को सपोर्ट करने के लिए, मतलब पेशेंट आए तब उसका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड्स, उसकी पूरी हिस्ट्री, उसकी पूरी कौन सी दवाई से साइड इफेक्ट से, मतलब वो पेशेंट प्रॉपर दवाई टाइम पे लिया नहीं लिया, पूरी उसकी मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड करने के लिए हमारे फार्मासिस्ट का उपयोग होना चाहिए। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट भी हमने प्रपोज किया है। दूसरा है कि रिस्ट्रिक्शन प्रिस्क्रिप्शन राइट्स, आपको पता है कि फार्मा इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ रही है तो हमारी जो क्लिनिकल पार्ट है वो बहुत पीछे जा रहा है। उसमें डॉक्टर्स भी इतने कम है कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन पे हम ज़्यादा नहीं इफेक्टिव हो रहे हैं। मुझे लगता है कि उसमें भी जैसे ग्लोबली प्रैक्टिस है फार्मासिस्ट की कि कुछ ना कुछ प्रिस्क्रिप्शन राइट हर एक कंट्री ने हमारे फार्मासिस्ट को दे के रखा है। तो इंडिया में हम भी प्रपोज किया है कि कुछ लिमिटेड प्रिस्क्रिप्शन राइट, जहाँ रूरल में डॉक्टर्स नहीं है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं मिल रही है, वहाँ हमारे फार्मेसी के बच्चे वहाँ जाके रिस्ट्रिक्शन प्रिस्क्रिप्शन राइट का पावर देके हम उससे एस डॉक्टर्स को सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए हम प्रैक्टिस करें। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलने से बहुत सारे लोगों की जान भी बच सकती है, वही कॉन्सेप्ट हमने प्रपोज किया है। तो ये बहुत दो चीज़ हमने भारत सरकार में ऑलरेडी प्रपोज किया है जिससे सारे लोगों को फ़ायदा होगा। अभी रिसेंटली आपको पता है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है मतलब पूरे इंडिया में अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि इतनी सारी मेडिसिन बढ़ रही है। अभी हमारे आपको पता है कि और हमने नए सिलेबस में ऐड किया है कि डायटिशियन, आपको पता है कि डायटिशियन BSc का कोर्स करके हमारे से कम नॉलेज होता है, उनको तो फूड का ही नॉलेज रहता है, बहुत सारा कम माइनर नॉलेज है। लेकिन हमारे पास ड्रग इंटरेक्शन, फूड ड्रग इंटरेक्शन, इवन पूरा ह्यूमन एनाटॉमी पूरा हमको पता है कि दवाई का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसको क्या साइड इफेक्ट्स आएगी, कैसे लेना है, इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे यूज़ करना है। लेकिन हमारे फार्मेसी के बच्चे अगर डायटिशियन विथ फार्मास्यूटिकल सेक्टर कर सके, मतलब हॉस्पिटल जहाँ बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ क्रिटिकल केयर में पेशेंट है वहाँ उनकी दवाई और फूड दोनों का कम्युनिकेशन करके अगर कंसल्टिंग कर सकते हैं, पेशेंट काउंसलिंग कर सकते हैं, तो एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं, वो भी आप नया काम कर सकते हो। तो ये पूरा हमने नए सिलेबस में इसको इंक्लूड किया है।
कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी इतनी बड़ी है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, हम बहुत सारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, जब कॉस्मेटिक रूल्स 2020 में चेंज हुआ उसमें भी कॉम्पिटेंट पर्सन फार्मासिस्ट कर दिया है, लेकिन हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इतना बड़ा स्कोप है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी जाइए और हमारे जितने भी बच्चे और टीचर्स हैं उसमें भी रिसर्च और इनोवेशन करके हर्बल कॉस्मेटिक, मतलब हमारे इंडिया के पास इतना मतलब फॉरेस्ट है, तो इतनी आयुर्वेदी और औषधियाँ हैं, मुझे लगता है उसका उपयोग करके हम अच्छी से अच्छी कॉस्मेटिक भी बना सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एपीआई इंडस्ट्री, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और मुझे लगता है कि पैकेजिंग इंडस्ट्री, तो बहुत सारी जगह पे हमारे फार्मासिस्ट का स्कोप है। अभी रिसेंटली मेरी मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री के लोगों के साथ कॉन्वर्जेशन था, तो उन्होंने कंसर्न जताया कि जो आपको पता है कि पूरे इंडस्ट्री में मशीन्स ऑपरेटर चाहिए, विदाउट चाहे कितना भी ऑटोमाइजेशन हो जाए, विदाउट मैन पावर ये चल ही नहीं सकता फार्मा इंडस्ट्री। अगर हमारे डिप्लोमा के बच्चे कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स करके अगर हम उनको जो मशीन्स, हाई टेक्नोलॉजी वाले मशीन्स जो यूज़ होते हैं लेबोरेटरी में या तो मैन्युफैक्चरिंग में, उनको स्किल देके इंडस्ट्री में हम प्रमोट करेंगे। और बहुत सारी पैकेजिंग डिपार्टमेंट में अभी लेना इंडस्ट्री शुरू कर दी है, क्योंकि पैकेजिंग में भी वो लोग ऐसे ही वर्कर्स लेते हैं जिनको पैकेजिंग के हिसाब से, मतलब अगर प्रॉपर हैंडलिंग ना करें तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो उसमें भी हमारे डिप्लोमा के बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में डिप्लोमा के लिए भी हम पीसीआई कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ स्किल सेंटर बनाने के साथ उसको प्रमोट करके इंडस्ट्री में और स्किल मैन पावर डिप्लोमा फार्मेसी का मिल जाए, वैसा हम प्रयत्न करने वाले हैं, जिससे और डिप्लोमा फार्मासिस्ट को मजबूती से फ़ायदा मिले। क्योंकि बी फार्मा के बच्चों के पास ज़्यादा स्किल्स होती है, एम फार्मा के बच्चे के पास और ज़्यादा स्किल होती है। और अभी हम एम फार्मा इन मेडिकल डिवाइस भी शुरू करने वाले हैं इसी साल से। उसमें भी हमारा प्लानिंग है कि मेडिकल डिवाइस की जो इंडस्ट्री है, तो उसमें हम एम फार्मा है, कुछ टॉप क्लास इंडस्ट्री है, उनको हम सीधा ही मेडिकल डिवाइस का जो पीजी कोर्स है उनको चलाने के लिए दे देंगे, जिससे बच्चा 2 साल उनकी इंडस्ट्री में काम भी करेगा, नया प्रोजेक्ट पे काम भी करेगा और वहाँ से ही उनको रोजगारी मिल जाएगी, वहीं से ही उसको जॉब मिल जाएगी। ये भी हम नया मतलब पीजी जो कोर्स है हम कैसे इंडस्ट्री को सीधा दे दें, उसकी भी पॉलिसी हम चेंज करने वाले, जिससे और बच्चों को प्रमोशन मिले और बी फार्मा के बच्चों को और इंडस्ट्री में जाने का मौका मिले और वहाँ जाके सीखने के बाद वो खुद की भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो बहुत सारा चेंज हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो फार्मासिस्ट का जो पे स्केल का इश्यू है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, वहाँ मैंने पहले भी बताया कि सस्टेन का इश्यू है, लेकिन इतने सालों से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिनिमम पे स्केल फॉर द फार्मासिस्ट कभी नहीं बनाया था। अब पहली बार हमने पॉलिसी बनाई है, वो वेरी सुन वो भी हम पब्लिश करने वाले हैं कि फार्मेसी के बच्चों को मिनिमम पे स्केल इतना होना चाहिए। तो पूरा हम ड्रास्टिकली प्रोफेशनल वैल्यूज़ को और बढ़ा के, फार्मासिस्ट की वैल्यू को और बढ़ा के, कैसे हमारे फार्मासिस्ट को अपलिफ्ट करके इंडस्ट्री और हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में और हमारे रिटेल फार्मासिस्ट में हम सोच रहे हैं। अभी हम रिसेंटली आपको पता होगा कि पीसीआई ने चेंज किया कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम फॉर टीचर्स और पीजी स्टूडेंट्स हमने शुरू कर दिया, लेकिन अभी हम एक पॉलिसी और बना रहे हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पालन सीडीएससी और स्टेट ड्रग डिपार्टमेंट कर ही रहा है, लेकिन वो लोग सेल परचेस और मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं। लेकिन जो फार्मेसी की जो प्रैक्टिस है वो आज तक कोई भी ड्रग डिपार्टमेंट है तो सीडीएससी ने कभी देखा नहीं है, क्योंकि उनके परव्यू में नहीं आता, क्योंकि वो लोगों का मैंडेट है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पालन करवाना। लेकिन जो फार्मेसी एक्ट का जो पालन आज तक हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर नहीं हो रहा है तो वो लोग एक्शन भी नहीं ले सकते। आपको पता है कि दवाई की दुकान फार्मेसी स्टोर में अगर फार्मासिस्ट नहीं बैठ रहा है तो आप कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर जाएगा, वहाँ इंस्पेक्शन करेगा, नहीं है फार्मासिस्ट तो वो ड्रग लाइसेंस पे एक्शन ले सकता है, लेकिन फार्मासिस्ट के लाइसेंस पे एक्शन लेने का उसके पास पावर नहीं है। वो सिर्फ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास है, वो फार्मेसी काउंसिल इंडिया के पास भी नहीं है, वो सिर्फ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास है। तो अभी हम पूरा रेगुलेशन को रिवाइव कर रहे हैं, उसमें भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जितने भी, क्योंकि अभी भारत सरकार ने हेल्थ केयर एचपीआर सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और सारे जितने भी हमारे फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर में जितने भी मैन पावर है उन सबको कंपलसरी है वो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाना, और पूरा वो आधार कार्ड के साथ लिंकअप है। अभी डॉक्टर और नर्स का हो गया, फार्मेसी का अभी शुरू हो चुका है, तो हम उसको एचपीआर सिस्टम को हम
अब अभी हम लिंकअप करने वाले कि जहाँ पे भी ड्रग लाइसेंस ग्रांट होगा, अगर फार्मासिस्ट की नीड है तो होलसेल रिटेल में, तो वो HPR सिस्टम के थ्रू मतलब फार्मासिस्ट को लिंकअप करना पड़ेगा और वहाँ हर एक फार्मेसी स्टोर में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम मतलब डालना जरूरी है, जिससे फार्मेसी एक्ट का पालन हो चुके कर सके। अगर वहाँ पे से फार्मासिस्ट नहीं है तो सीधा ड्रग इंस्पेक्टर या तो फार्मेसी काउंसिल सीधा वो फार्मासिस्ट पे एक्शन लेके उसका लाइसेंस सस्पेंड भी कर सकता है और 2 लाख का दंड भी कर सकता है। ये भी हमने नया संशोधन किया है। तो पूरा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है हमारी पूरी मतलब ऑर्गेनाइज वे में है, लेकिन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन नहीं है, प्रॉपर मतलब दवाई का मेंटेनेंस नहीं है, इसीलिए दवाई की जो पोटेंसी है वो कम हो जा रही है। इसीलिए मतलब जो हम आपको पता है कि एजिथ्रोमाइसिन में कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि एजिथ्रोमाइसिन पहले 3 गोली हम लेते थे और ओवर द काउंटर मेडिसिन बिकना शुरू हो गई, या 10 गोली तक भी हमको लेना पड़ता है कोर्स। मतलब आप समझ सकते हो इतना ड्रास्टिक चेंज हो चुका है। तो वो सबको रोकने के लिए फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस, इथिकल प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर एक फार्मेसी स्टोर में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम हम लगाने वाले हैं। उसकी पॉलिसी हम बन गई है, अब नेक्स्ट मीटिंग में उसको अप्रूवल देके उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, जिससे और फार्मासिस्ट को रोजगारी मिलेगी। दूसरा है कि होलसेल में आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हमारी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग थी, उसमें भी मतलब पहले उसमें था साइंस ग्रेजुएट मतलब दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, पहले था मैट्रिकुलेट मतलब कोई भी ग्रेजुएट दवाई की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आ सकता है। लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में कहीं भी दवाई की डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट फार्मासिस्ट नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में है क्योंकि पहले फार्मेसी कॉलेजेस कम थे, बच्चे कम थे, फार्मासिस्ट मिलते नहीं थे। अभी नंबर्स ऑफ कॉलेजेस, नंबर्स ऑफ इंडस्ट्री और नंबर्स ऑफ सब बच्चे भी हर साल 5 लाख पास आउट होते हैं। तो अभी ऐसी कोई शॉर्टफॉल नहीं है कि जिससे हमको देश को प्रॉब्लम हो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। तो अभी हम ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी की बोर्ड में मीटिंग में भी मतलब हमने थोड़ा बात किया था, तो वहाँ पे भी सरकार ने कंसिडर किया है कि साइंस ग्रेजुएट विथ PCI का 3 महीने का 6 महीने का जो भी कोर्स होगा वो करने के बाद ही होलसेल का ड्रग लाइसेंस मिलेगा, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हमने कंपलसरी करवा दिया है। तो ये भी एक नया चेंज आने वाला है अपकमिंग इसी साल में, जिससे जितने भी पूरे देश भर में होलसेल के लाइसेंस हैं जो बिना फार्मासिस्ट के चल रहे हैं, तो पूरा फार्मासिस्ट कह दो साइंस ग्रेजुएट विथ 3 मंथ और 6 मंथ ट्रेनिंग अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अब इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा तो आप लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हमारे फार्मासिस्ट, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आइडेंटिटी मत बेचें। 2-3 हज़ार 5 हज़ार में जो आप अपनी आइडेंटिटी बेचने लगे हो वो मत बेचिए। अगर वो बेचोगे, जैसे डॉक्टर्स नहीं बेचता, नर्स नहीं बेचती, एडवोकेट नहीं बेचता, कभी आपने नहीं देखा होगा कि डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया और हॉस्पिटल चल रहा है, कोई और ऑपरेशन कर रहा है, कोई और प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि इसीलिए उनकी प्रोफेशन की वैल्यू है। लेकिन हमारे वहाँ फार्मासिस्ट, आपको पता है कि हमारी आइडेंटिटी, वो जाएंगे सुबह शाम और किसी को बोल देंगे कि मेरी जगह पे तुम दवाई डिस्पेंस कर देना। अगर हमने हमारी आइडेंटिटी बेच दी तो अब आने वाले समय में चाहे PCI एफर्ट्स कर ले, चाहे काउंसिल एफर्ट्स कर ले, चाहे ड्रग डिपार्टमेंट एफर्ट्स कर ले, चाहे कॉलेजेस एफर्ट्स कर ले, फार्मेसी प्रोफेशन रहेगा नहीं। फिर हमारा प्रोफेशन दूसरे लोग रिप्लेस कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी फार्मेसी के प्रोफेशनल बच्चे हैं वो अपनी आइडेंटिटी और अपना प्रोफेशनल वैल्यू बरकरार रखें, वरना अभी जो मैंने एक्ट चेंज करवाया उसमें 2 लाख रुपये का दंड है, अदरवाइज 1 महीने की जेल है। वो अगर आपको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप इथिकल प्रैक्टिस करें, जहाँ पे भी काम करें, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, फार्मासिस्ट है तो रेगुलेटरी में आप इथिकल प्रैक्टिस करें, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में और फार्मा प्रोफेशन बढ़ेगा और पूरे ग्लोबली हम काम कर सकते हैं। तो आज के दिन में यही है कि नियुक्ति फ्यूचर फेस्ट 2026 में आप लोग आए और मुझे सुना, और बाद में एक प्रोग्राम रखेंगे आपसे इंटरेक्शन करने का इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि मुझे है कि फार्मा इंडस्ट्री को PCI के साथ जोड़कर, क्योंकि PCI ने भी जॉब पोर्टल 2 साल पहले लॉन्च किया था, लेकिन PCI की आपको पता ही है कि सब सरकारी लोग चलाते हैं, तो अब उनका ऐसा होता नहीं कि हम कुछ पब्लिक के लिए अच्छा काम करें। लेकिन अभी मैं डेडिकेटेड टीम रखने वाला हूँ जिसमें पूरे साल भर जॉब पोर्टल PCI का चलता रहेगा और पूरे इंडिया में जॉब फेस्ट PCI कराती रहेगी विद द सपोर्ट ऑफ द फार्मेसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जिससे फार्मेसी बच्चों को भी फ़ायदा मिले, और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिससे फार्मेसी बच्चों को अगर कोई बिजनेस शुरू करना है, तो कोई नया स्टार्टअप शुरू करना है, तो कोई नया
आइडिया है उसको सपोर्ट करना है तो हम PCI कैसे मदद कर सके वो भी हम काम करने वाले हैं। तो आपके भविष्य और आपके फ्यूचर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मैं चाहता हूँ कि और आप आगे बढ़े और हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।